सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार ठाकुर, निवासी प्रभु ठाकुर मोहल्ला रोसड़ा, वर्तमान में प्राचार्य नवोदय विद्यालय समस्तीपुर। लगभग 2 दिनों पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो जारी किया था प्रभु ठाकुर मोहल्ला में स्थित बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर के बारे में, और ये बताया था जो वस्तु स्थिति है मंदिर की, ऐतिहासिक परंपरागत इतिहास, उस रूप में मैंने मंदिर की तस्वीर को चित्रित करने की कोशिश की थी। इसमें बहुत से सुझाव आए थे कि यदि भाषा हिंदी हो तो शायद और ही अच्छी तरह से सभी लोगों में ये सुलभता के साथ ये जानकारी शेयर की जाएगी। मैं भी काफी कन्विंस्ड हुआ और आज मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की कृपा से मैं आज प्रस्तुत हूं। प्रभु ठाकुर मोहल्ला में स्थित बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर के निर्माण के पीछे जिस युग पुरुष का हाथ है, कालू ठाकुर एक युग पुरुष के रूप में मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूं और अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भी उस युग पुरुष का वंशज हूं। और हमारे साथ बंधुजन जो उस ऐतिहासिक गौरवशाली पारिवारिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी अपने भाइयों को, अपने बंधुजनों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब पीटीएम व्हाट्सएप ग्रुप का भी संचालन किया गया। सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ हम में से उसमें जुड़े और उससे बहुत जानकारी शेयर हुई। मैं अभी जो हमारे डिस्कशन का या इस डॉक्यूमेंट्री जानकारी का जो मुख्य मुद्दा है वो अपने पूर्वज कालू ठाकुर के बारे में है, और जानकारी उन्हीं तक सीमित नहीं है, उनके विगत के पूर्वजों का इतिहास उसके साथ में उपस्थित है। ये जो आप देख रहे हैं, द लेगेसी ऑफ कालू ठाकुर, हिज एंसेस्टर्स एंड फैमिली लिनियज, भगवान ने मुझे मौका दिया इसे पुस्तक रूप देने के लिए, और ये प्रकाशन की प्रतीक्षा भगवान के आदेश से ही, सबों के सहयोग से जरूर पूरा होगा, ऐसी कामना है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अपनी संस्कृति, अपने व्यक्तिगत परिवार का जहां से लिंक है, यदि उधर हम कुछ समय निकाल के झांकें तो हमें एक बहुत ही प्रचुर, मैं कह सकता हूं बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से युक्त हमारा इतिहास दृष्टिगोचर हुआ। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं कि पंडित नेहरू, बहुत से इतिहासकार ने भारत के बारे में लिखा, भारत का इतिहास, जगह जगह का इतिहास लिखा गया। पंडित नेहरू क्या कारण था कि भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व प्रसिद्ध वो पुस्तक हुई, और उस पुस्तक के पीछे अभी भी हम जहां भी उसका उद्धरण हमें मिलता है हम दौड़ते हैं।
विशेष बात यही है कि बारीकी से पंडित नेहरू ने अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हर एक पहलू को देखने की, जज करने की, ऑब्जर्वेशन करने की, परीक्षण करने की उन्हें कोशिश किया और उन्हें पुस्तक के रूप में उन्होंने दर्ज भी किया। तो मैं उसे प्रेरणा स्रोत तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन जरूर ही प्रेरणा का स्रोत है। एक उसी किताब की चर्चा में नहीं कर रहा हूं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे सामने। और कोई आदमी इंस्पायर्ड होता है यदि वो समय दे देता है, कुछ समय अपने व्यस्त कार्यक्रम, अपने व्यस्त दैनिक क्रियाकलाप के बीच वो समय निकालकर समय दे पाता है, अंतर्मन को झांकने की कोशिश करता है, तो अंदर का बहुत छुपा हुआ खजाना बाहर निकलता है। और वही छुपा हुआ खजाना को मैंने बाहर निकालने की कोशिश की है। हमारे सभी बंधुजन, हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी बुजुर्ग अभिभावकगण, शायद उन्हें भी, हमें से बहुत बुजुर्ग अभिभावक, उनको भी कुछ जानकारी से अछूते रहे होंगे अब तक। अब प्रयास है कि मैं उसको मैं शेयर करूं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं इस क्रम में कि ये जो है, ये जो जिस रूप से एक पुस्तक के रूप में एक जानकारी संकलित की गई है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। मेरा पीएचडी का प्रोग्राम चल रहा था उस समय, मैं कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में कार्य कर रहा था। ये लगभग 25 साल हो गए होंगे उस घटना को। उस बीच एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई और वो अपने को दरभंगा से आया बताया, और मैंने भी कहा मेरा भी दरभंगा के आसपास ही घर है। और खास के मेरे नाना का उन्होंने नाम उद्धरण लिया, मैंने नहीं लिया, उन्होंने ही लिया नाम। और मैं बहुत मुस्कुरा के गर्व से कहा कि पंडित सुरेंद्र झा सुमन मेरे ही नाना थे। अब उन्हें बहुत ही इस पर उन्होंने बहुत कुछ आश्चर्य व्यक्त किया और जिज्ञासा प्रकट की कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। मैंने कहा एक अमेरिकन पोइट है वॉल्ट व्हिटमैन, मैं उनकी कविता पर शोध कर रहा हूँ, प्राइमोर्डियल सिंबॉलिक पैटर्न्स इन वॉल्ट व्हिटमैन्स पोइट्री। मैं प्रिमोडियल सिंबॉलिज्म को खोज रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी संस्कृति पे रिसर्च करेंगे तो शायद आप और बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसी समय से मैंने ठान लिया कि नहीं, जो हमारे विषय की जो बातें हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की तरफ भी हम लोग उतर जाए। और मेरी इच्छा इतनी बलवती हुई कि अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जहां से भी मुझे हासिल हुआ, मैंने अपने वंश वृक्ष को तलाशा। उसकी पुष्टि के लिए मैंने किसी पंजीकार से भी संपर्क किया था। दरभंगा में और मधुबनी में नवोदय विद्यालय के भ्रमण के दौरान बहुत से गांव का मैंने भ्रमण भी किया था, जिससे मुझे पता चला कि पंजीकार वहां हैं। सौराठ सभा, एक सौराठ जगह है जहां गाछी में एक ढंग का एक फेस्टिव ओकेजन होता था शादियों के लिए, और वहां भी पंजीकार अपने रिकॉर्ड को वो शेयर करते थे। लोग वहां से सिद्धांत लेने के लिए जाते थे। तो मैं भी उनसे मिला और एक, मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं अभी, समझा करके थे। उन्होंने कहा कि बहुत से मेरे दस्तावेज, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ था पंजीकार, सारा वो लॉस्ट भी हो गया। एक अमेरिकन टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की थी और उन्होंने ऑफर भी किया कि मैं इतनी इसकी कीमत दूंगा, आप इसको मुझे फोटो स्टेट के लिए आप दे दें और कुछ घंटों के बाद मैं पुनः लौटा दूंगा। उन्होंने दे दिया था, लेकिन जब उन्होंने वापस पाया तो बहुत से पृष्ठ उसके गायब थे। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। खैर, जो भी उनके पास रिकॉर्ड था उनको बहुत सहेज के, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, इतने होशियारी से, काफी बारीकी से एक एक पन्ने को लाल कपड़े में
लाल का जो एक रंगा कपड़ा होता है लपेट के बहुत ही अच्छी तरह से बिना बाइंडिंग के पेज को वो रखते थे, और शायद मैं वहां नहीं जाता यदि मेरी जिज्ञासा नहीं जगती। तो मैं अब उस पर जितनी बातें की जाएं शायद बातें लंबी हो जाएंगी। अब मैं मूल बिंदु पर आता हूं। यहाँ हम जिनकी चर्चा हम किए हैं अपने महान युग पुरुष पूर्वज कालू ठाकुर जी का, आज का जो मंदिर का परिसर है बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर और काली स्थान, इसके अलावे सैकड़ों बीघा की संख्या में फैले हुए उनकी जो जमीन, जिसमें कि एक मंदिर से जुड़ा हुआ पोखर है झील के रूप में, जिसको हम लोग लोकल भाषा में चवच्चा के नाम से भी जानते हैं, बहुत से उनकी संपत्ति, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में ही उन्होंने परोपकार की भावना से संपत्ति का उन्होंने सृजन किया था, और आज हम उनके वंशज के रूप में उनका उपभोग कर रहे हैं और अपनी आधुनिक सुख सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए भी उन संपत्ति का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये बड़े गौरव की बात है कि आज हम अपने उस महान पूर्वज के लिए कुछ उन अनुसंधान में कहना चाहता हूं। अनुसंधान तो नहीं है ये, लेकिन अनुसंधान ही कहें इसको तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं एक एक करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से पूर्वजों का इतिहास रहा है, पहले कौन हुए, जिनका रिकॉर्ड है जो अवेलेबल है, जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, हम नहीं जानते हैं उन्हें, कोशिश करने के बाद भी कोई भी रिकॉर्ड उनका नहीं मिल पाया। लेकिन एक बहुत अचंभे वाली बात यह है कि 1218 ईस्वी में जो प्रथम नाम का जो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हुआ वो अपने आप में अनूठा है। मैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं अपने सभी बंधु बांधवों को कहना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास पर्याप्त समय होगा इन बातों के लिए अवलोकन करने के लिए। आज की युवा पीढ़ी के रूप में हम लोग जो हैं, शायद हम लोग अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम इतने व्यस्त हो जा रहे हैं और आधुनिक सुख सुविधा के पीछे उस होड़ में इतनी तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं कि अपने लिए झांकने का समय नहीं मिलता है। अपने लिए समय नहीं मिलता है तो अपने पूर्वजों के बारे में, संस्कृति के बारे में कैसे जानेंगे। यदि संस्कृति की बात हम कल करते हैं तो भारतीय संस्कृति, विश्व की संस्कृति, हम अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं। लेकिन कौन अकबर, कौन बाबर, कैसे युद्ध हुआ, किस तरह का क्या फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, सारा फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए, सब में हम लोगों का भी जुड़ाव है। लेकिन उस संस्कृति को जानने के लिए समय चाहिए। मैं ये जान रहा हूं कि अभी जो मैं इस डॉक्यूमेंट्री के रूप में जो वीडियो में शेयर मैंने किया है, मैं जो कर रहा हूं, शायद हम में से बहुत बंधु बांधवों के पास उतना समय शायद नहीं मिलेगा कि इस पर एक दृष्टि अवलोकन भी करें, इस पर विचार करें और आगे इसको बढ़ाने के लिए कुछ जो नई जानकारियां है उसको भी शेयर करने के लिए फर्दर इसमें कोशिश करेंगे। खैर, मैं उस नकारात्मक मानसिकता में विश्वास नहीं करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी पारिवारिक संस्कृति, हमारे वंश की संस्कृति इतनी धनी है, इतने वैभवशाली हम हैं कि हमें जरूर गर्व होता है अपने पूर्वजों को लेकर। अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमें अपने पूर्वजों से जो मिली है उस पर बहुत ही हम लोग गौरवान्वित होने की बात बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई अनूठी बातें नहीं है। और एक बार हम अपने संस्कृति को जान लेते हैं, एक नया बल, एक नई ताकत हमें पैदा हो जाती है और उस नई ताकत के साथ जो एक नए उत्साह के साथ हम लगते हैं तो आज के समय का जो भी कार्य है, जो भी काम है, बहुत ही आसान लगता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा उतना बड़ा कार्य किया गया है, उनके वंशज हम हैं और हम अपने आप को सीमित क्षमता में आकलन करके चलते हैं तो इसमें बदलाव जरूर आएगा।
और हम उन्हीं की संतान हैं। अपने पूर्वजों के द्वारा जो उनके द्वारा अर्जन किया गया है, हम उसके भागीदार हैं। तो आज इस परिचर्चा में कहूँ इसको, इस डिस्कशन की बात हम कहें, इसको हम आगे बढ़ाएं। ये आगे बढ़ाने के पहले मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। ये कोई पुस्तक फाइनल मैंने तैयार नहीं किया है, अभी से बहुत कमी है। और लगभग 1 दशक पहले, उस समय मैं सहरसा में ही था, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में। उस समय मैंने सोचा कि ये पुस्तक तैयार हो गई, अब मैं इसको पब्लिश करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जितनी बार मैंने कोशिश की, लगा इसमें बहुत अधूरी जानकारी है, शायद हमें और कहीं से मिले। और मुझे कोई हिचक नहीं हुई कि कहाँ से हम जानकारी लें, किन से हम बातें करें। जहां जहां मुझे मौका मिला, मोबाइल के माध्यम से भी, व्यक्तिगत जाकर भी, हर जगह मैंने कोशिश की। और आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद, 10 वर्षों के बाद भी यही लगता है कि शायद बहुत सी जानकारियों का इसमें अभाव है। और हमारे जो बंधु बांधव हैं, और खासकर पीटीएम व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास होगा यदि सार्थक ढंग से इस प्रयास में वो आगे अपना योगदान देंगे। और मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ उस अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी पर मैं पुनः चर्चा शेयर। ये जो पुस्तक का मैन्युस्क्रिप्ट ही है, अभी हमने पब्लिश की बात तो अभी दूर हो रही है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है। हम लोगों के पूर्वज दरिहरी डी कारू ठाकुर से जो इतिहास यहाँ रोसड़ा का शुरू होता है, क्योंकि कारू ठाकुर के पहले उनके पिता रूपन ठाकुर नाम से जाने जाते थे, रूपनाथ ठाकुर, वो माइग्रेट हुए थे दिग्विजय संदकपुर से। और वहां से माइग्रेट होके ससुराल में ही वो बसे थे रोसड़ा में। और उनके बाद भगीरमान की परंपरा जो हम लोग जानते हैं, जो हमारे बंधु बांधव नहीं जानते होंगे, इस परंपरा को नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए है कि जो उनको भगीरमान में बसाया जाता है और वो कारू ठाकुर भगीरमान के रूप में यहाँ आए थे। तो उस पर विस्तृत जानकारी के लिए यदि मैं आऊं तो शायद बहुत वक्त लगेगा। मैं संक्षिप्त में बढ़ता चला जा रहा हूं। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी उस जानकारी से युक्त उस किताब के लिए मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि एक जो यहाँ है, मेरा टॉपिक जो रिसर्च का था, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो उसमें मुझे लगा कि जब वॉल्ट व्हिटमैन ऐसा अमेरिकन पोइट जो अपने बारे में वो गीत या अपने बारे में कविता, अपने बारे में जानकारी अपने अंतर्मन से पूछ के वो शेयर कर रहे हैं, यदि हम कोशिश करें, हम लोग खुद कोशिश करें, तो हर व्यक्ति, हम में से हर एक, हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं, एक एक के पास विशाल जानकारी। तो उससे परंपरा में मैंने अपने आप को भी जोड़ा। और उस समय मैं बता दूं, ये 26 अक्टूबर 2012 को ये कार्य पूरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं इसको पुस्तक के रूप में पब्लिश करने के लिए समर्थ हूँ, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता चला गया, लगा बहुत अधूरा है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब लगता है कि वक्त आ गया है। आप सबों के सहयोग से, हमारे जितने बंधु बांधव हैं, जो भी हम लोगों के कुल से, हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए हैं, दूर भी हैं, किसी और समाज में भी हैं, जरूर ही उनके सहयोग से ये कार्य पूरा होगा। इसमें मैं 1-2 मिनट में समेट देना चाहता हूं इस बात को कि दिग्विजय संदकपुर हम लोगों का गोत्र जो है सांडिल्य गोत्र है। और वर्तमान में प्रभु ठाकुर मोहल्ला रोसड़ा, जो कि वार्ड नंबर 4 में हम लोग अवस्थित हैं। इसमें मैंने हिस्ट्री, क्या इसका इतिहास रहा है,
उस पर थोड़ी चर्चा की है, और कैसे ठाकुर टाइटल हुआ, कैसे जहां टाइटल हुआ, चौधरी, राय, मिश्रा, खां, सारे सबका इतिहास भी आप पाएंगे। और मैं ये कहना चाहता, जो इसको सुन रहे हैं, इतना धैर्य रखे हैं कि इतने समय के बाद अभी भी उस वीडियो डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बता दूं, जिनके पास वक्त नहीं है, अच्छा होगा खोले भी नहीं। वक्त हो, पार्ट पार्ट करके ही सही, कुछ ही समय सही, समय निकाल कर जरूर ही इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को सुनेंगे, अवलोकन करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी जानकारी ही उन्हें मिलेगी, एक अंदर की प्रेरणा भी बढ़ेगी, कार्य की क्षमता भी बढ़ेगी, और ये बहुत ही रोचक लगेगा। अभी तो इतिहास अधिकतर देखा जाता है, कुछ लोगों को इतिहास बहुत ही रोचक लगता है, और वही कुछ लोगों को इतिहास बहुत ही सरदर्द भी लगता है। ये निर्भर करता है किस रूप में आप उसमें समय देते हैं, किस रूप में उसमें अपने आप को भी आत्मसात करते हैं, अपने आप को, अपने आप के लिंक को उसमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। यही बात इस समय मैं कहना चाह रहा हूं। समय है, समय निकाल के आप इसको जरूर ही देखें। यदि कोई मूवी देखने का समय हमारे पास होता है, कोई वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम खेलने का समय होता है, कहीं बात करने का, दूसरे की शिकायत दर्ज करने की, दूसरे के बारे में डिस्कशन करने की हमारे पास समय मिलता है, तो अपने बारे में डिस्कस, पूर्वजों के बारे में डिस्कस कर लें, उनके बारे में जानकारी हम शेयर कर लें या पढ़ लें, कोई कमेंट्री लिखें, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अनूठी बात है। तो अब इसमें आप देखेंगे, मैं बढ़ रहा हूं उसमें, हमारे बैकग्राउंड एंसेस्टर्स के कौन थे, और मूल और गोत्र जो कहते हैं, इसकी अवधारणा क्या है। ये संभव नहीं होगा इस वीडियो में शेयर करने का, मैं उतना डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं। इस पुस्तक में मैंने सारी बातों का संकलन किया है कि कैसे मैथिल ब्राह्मण कहाँ कहाँ हुआ है, कितने तरह गोत्र हुए, कितने ग्राम में गए, और जो ग्राम में गए ओरिजिनली उनको मूल बना, वहीं से मूल की पहचान हुई। जैसे हम आज यहाँ हैं, आज हम अमेरिका चले जाएं तो मेरा मूल नहीं बदलेगा। यदि आज के मूल को यदि रजिस्टर्ड करें कि ये रोसड़ा है, प्रभु ठाकुर मोहल्ला का है, तो हमारा मूल अभी का यहाँ हो जाएगा, उसके पहले का। लेकिन यहाँ से शुरू नहीं, जहां से जो हमारे इतिहास में जानकारी है, यदि हमारा मूल दिग्विजय संदकपुर है, जो हमारे पूर्वज 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही उनकी जानकारी है, उनका जो ग्राम था वो हमारा मूल है। और समय आएगा यदि हमारी लापरवाही से सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, तो उस स्थिति में जो जानकारी जिनको याद है कि नहीं नहीं वहां के नहीं, रोसड़ा के ही हैं, तो रोसड़ा मूल हो गया। तो वही मैं छोटी बातें बताना चाहता हूँ इसमें। इसमें बहुत सारा डिस्कशन है, कैसे सांडिल कौन कौन गांव में कहाँ कहाँ है, किस तरह से हैं। तो ये मैं इसको बहुत फास्ट बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा देखें। और बीच में बताना चाह रहा हूं कि शायद अभी भी आप सुनते समय इसको नीरस नहीं पा रहे होंगे, ये रोचक लगेगा। ये निर्भर करता है आपके पास समय कितना है और किस ध्यान से अपने आप को पहचानना चाहते हैं। आज के समय बड़ा अच्छा फैशन चला है मेडिटेशन, जिसको सुने बाबा रामदेव ही नहीं, जहां जाओ मेडिटेशन करो, चिंतन करो। अरे मेडिटेशन क्या करना है? मेडिटेशन अपने बारे में, सिर्फ आपका नाम क्या, बाहरी नाम क्या है, उसको जानने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप हैं क्या, क्या सोच रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाइए, तो जरूर आप सोचेंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, क्या स्थिति उनकी, क्या सामाजिक परिवेश था उनका। ये सब जानकारी इतना रोचक लगेगा कि आपके दिल को झंझोड़ देगा, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपने सुना होगा रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम, वो ठाकुर थे, अंग्रेज में टैगोर का था, और टैगोर से ऐसा नहीं कि टैगोर वो भी ठाकुर ही थे। और हमारा, हम लोगों का इतिहास, मिथिला का इतिहास और बंगाल का इतिहास सिमिलैरिटी है। यही कारण है कि मैथिली लिपि जो है वो बंगाली लिपि लगभग लगभग मिलती जुलती है, कुछ एक उनके अक्षर को
हम वर्ण को छोड़ दें, लेकिन सिमिलरिटी है, उसे बोलने में भी सिमिलरिटी है, भाषा में सिमिलरिटी है। अब इसमें बहुत सी कहानी कुछ मेरे द्वारा जिसको कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी, उस समय की तात्कालिक जो समयकालीन जो है उस सामाजिक परिवेश की स्थिति में क्या रहा होगा, उस पर मैंने अपने कल्पना से भी मैंने इसको डाला है, जो कि इस पुस्तक को बहुत ही रोचक बनाएगा। आप जानते होंगे सौराठ सभागाछी, उसका क्या महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। ये सिर्फ हम लोग रोसड़ा तक ही सीमित नहीं है। यदि हम में से हमारे जो युवा पीढ़ी के जो बंधु बांधव हैं, उन्हें लगता होगा बस रोसड़ा में ही है, ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास बहुत विस्तृत है। और उस पुराने समय में जबकि कम्युनिकेशन का, आदान प्रदान का, सूचना आदान प्रदान का तो था ही, बहुत मुश्किल था उसमें। चिट्ठी भी जानी आसान बात नहीं थी, आसानी से कोई चिट्ठी नहीं होती थी। लेकिन कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बड़े जो धनी लोग होते थे उन्हीं के पास साधन होता था। और मैं पुनः इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि कारू ठाकुर की बात करूं तो लैंडलेस जिसको कह सकते हैं, भूमि विहीन थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन अपनी साधना से, एक आत्मबल से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बिल्कुल समाज के हित को रखते हुए, सबों के हित को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। उसका परिणाम हजारों एकड़ की जमीन, 1100 के रिकॉर्ड में, 1100 एकड़, जिसका हम बीघा में कैलकुलेट करें तो लगभग 1600 बीघा हो जाएगा वो। और उस समय जो धनी लोगों का जो एक संकेत होता था, घोड़ा, हाथी, हाथी सबसे कीमती माना जाता था, अभी भी है, अभी भी हाथी बहुत ही कीमती, रेयर माना जाता है। तो हाथी रखने वाले मालिक जो होते थे, उनकी चर्चा होती थी, उनके पास हाथी है, हाथी बना जाता था। तो ये अभी आप देख रहे हैं मंदिर का जो एक गेट है, पूर्व मुखी, पूर्व दिशा की तरफ, बिल्कुल वास्तु के अनुसार जो गेट है मंदिर का, बड़ा सा गेट है। बाद में रिनोवेशन वर्क के बाद वो गेट स्थिति हुई कि वही बनाया जाए, लेकिन उससे भी ऊंचा गेट था। और उसमें हाथी की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए उस गेट की ऊंचाई रखी गई थी, उस द्वार की ऊंचाई रखी गई थी। तो मैंने इस पुस्तक में सौराठ सभा की चर्चा, सौराठ, हिस्ट्री ऑफ सौराठ विलेज, सौराठ गांव जो है, जो वर्तमान में मधुबनी जिला में स्थित है, इसकी चर्चा है। इसमें वक्त लगेगा, कभी जिन्हें इन बातों में रुचि होगी अलग से उन्हें मौका मिलेगा। इस पुस्तक रूप में जब पब्लिश हो जाएगा, बीच में मैन्युस्क्रिप्ट में शेयर वैसे नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं जरूर ही पुस्तक के रूप में सबों को विदित में जरूर ही करूंगा कि हर एक घर में कारू ठाकुर के वर्तमान वंशज जो हैं, हम सबों के घर में कम से कम एक प्रति इस किताब की भी, और इतिहास रखें, अकबर बाबर की किताब भी रखें और बौद्ध धर्म ग्रंथ भी रखें, लेकिन अपने पूर्वजों के इतिहास को जरूर हम रखेंगे। मिथिलेश मतलब मिथिला के राजा, उनका क्या इतिहास रहा है, सब कुछ। हमारा इतिहास जो है हर जगह से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ठाकुर मोहल्ला में बस सीमित, घरों में सीमित है। हमारा जो लिंकेज है वो उस समय में जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, पॉलिटिकल ढंग से भी और ज्योग्राफिकल ढंग से भी, सब में हमारा किस तरह का समावेश था। बनारस तक, काशी तक, उसमें बनारस काशी के रूप में ही जाना जाता था, जहाँ विद्याध्ययन के लोग जाते थे और वहाँ वैदिक ज्ञान लेकर आते थे और उस ज्ञान की आभा पुनः फैलाते थे अगल बगल सारे लोग। उसमें बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव था और अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की परंपरा भी हमारे कुल में रही है, जिसकी चर्चा अभी आप सुनेंगे। और जो हमारे प्रथम रिकॉर्डेड जो बीजी पुरुष हुए, महर्षि हर्षदत्त शर्मा, इनके बारे में अभी मैं नहीं कहूंगा, अभी एक एक करके हम चर्चा करेंगे।
और यदि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसका मैं 2 भागों में मैं बांटने की सोच रहा हूँ कि एक पार्ट बस एक इंट्रोडक्टरी अभी मैं दे रहा हूँ और उसके बाद उसको मैं 2 भागों में बांट के एक एक करके आप सुनेंगे। और आप इंटरेस्ट ले ना लें, लेकिन ये बिल्कुल तथ्य सही है। यदि आप समय किसी कारण से एकाग्रचित होकर देखते हैं तो आप में उत्सुकता बढ़ेगी, आपका कौतूहल बढ़ जाएगा और आप में जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ यही काफी रुचिकर आपको लगेगा। एकाएक लापरवाही से इधर देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई मूवी वर्तमान समय कोई थ्रिलर या कोई टीवी सीरियल या कोई कहानी इस रूप में नहीं है, लेकिन आप में से ही, हमारे बंधु बांधवों में से ही कोई आगे बढ़े तो एक अच्छी फिल्म भी तैयार हो सकती है। इतना ऐतिहासिक हमारे पूर्वजों का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमें क्या कमी है ये आप महसूस करेंगे। कमी यही है कि हम लोग बिल्कुल सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारे पूर्वजों का स्रोत क्या है। इसमें हमारे ही बगल में आप जानते होंगे करियन उदयनाचार्य वहां से हुए, उनकी चर्चा भी है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अपने पूर्वजों की तरह मातृपक्ष का भी खास के मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। सुरेंद्र झा सुमन हुए थे वैद्यनाथ मिश्र यात्री के साथ, मुझे सौभाग्य मिला था कि आज इन्हें नागार्जुन बाबा के नाम से हम जानते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके गोद में बैठ के मैं भी बचपन बिताया था। तो मुझे अपने इतिहास, अपने पितृपक्ष का इतिहास, मातृपक्ष का इतिहास जानते हुए बहुत अंदर से गौरव होता है। मुझे लगता है कि हमें क्या कमी है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु ठाकुर मोहल्ला में अभी लोग बसे हुए हैं और अपने पूर्वजों के नाम पर मोहल्ला है, प्रभु ठाकुर के नाम पे मोहल्ला है। उनका क्या इतिहास रहा है, बहुत एक धैर्य के साथ आप विचार करिए और एक एक करके आप उस पर अवलोकन करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हर्षदत्त शर्मा, मैंने लिखा है इस पे, हर्षदत्त शर्मा हैज द ग्लोरी ऑफ बीइंग बीजी, और नॉट बीजी व्यस्त नहीं, बीजी मतलब बीज, सीड, बीज बीज सीड जो होता है, बीज और बीजी पुरुष, who is also known for his extreme devotion for the pursuit of learning in the contemporary मिथिला। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। जो बीजी पुरुष हमारे थे और 1200 सन 1218 में उनके जन्म का आकलन किया गया है। ये कहीं से मुझे मिला नहीं कि 1228 उनका जन्म है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाकर उनके एज स्पैन का एक एक करके, कंप्यूटराइज नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल मैनुअल ढंग से मैंने उसकी एनालिसिस किया और उसके आधार पे ये एज उनके लगभग अप्रोक्सीमेटली डेट देते हुए उसके अनुसार, उस कैलकुलेशन के अनुसार, उस आकलन के अनुसार इनका जन्म साल, जन्म वर्ष जो है 1218 दर्शा रहा है। और इसका बताऊं कि हरदत्त शर्मा जो थे, तो ये बहुत ज्यादा पेज का है, मैं इतने में अभी एक ही पार्ट का ये है। मैं समझता हूं कि ये लगभग 1.5 लाख से ऊपर शब्द का ये है। उसको प्रिंट किया जाए तो लगभग 200 पृष्ठ का ये छोटे प्रिंट में समा सकता है और कोशिश है कि इसको हम लोग उस रूप में दें। अभी आप एक नजर देख लें इसको। हमारे जो पूर्वज हुए उनके साथ सामाजिक घटना क्या हुई, किस परिवेश में वो थे, कहाँ कहाँ वो गए, माइग्रेट हुए, किन्हीं का इतिहास मालूम नहीं था। इसमें मैं एक जानकारी दे दूं, सिर्फ पुत्र पक्ष का ही इसमें वर्णन है। पुत्री पक्ष का वर्णन इसलिए नहीं है कि हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं था
और दूसरे मैं कोशिश करता तो हो सकता था, लेकिन उससे बहुत सा वो विशाल फिर वो मैं भटक जाता। इसलिए सिर्फ पितृपक्ष से ही हम लोग चल रहे हैं, मतलब पुत्र की श्रृंखला की ही चर्चा इसमें है। एक ये सब हुए, मैं वहीं तक वर्तमान समय तक आके मैं पेज को छोड़ता हूँ, थोड़ा बढ़ा दूं फास्ट में। अब हम आ गए 1780 ईस्वी में, कारू ठाकुर के समय में। उनकी 2 पत्नियां थी और 6 बेटे उनके। प्रथम विवाह से ब्रजलाल ठाकुर, जगन्नाथ ठाकुर, वैद्यनाथ ठाकुर, डोमन ठाकुर, प्रभुनाथ ठाकुर और देवन ठाकुर। और सेकेंड मैरिज से बाबूरैया ठाकुर हुए और टोटल उनके 7 लड़के थे। और वही परंपरा रही हम लोग परिवार में भी कि लोग शौक करते थे। एक मैं थोड़े से लाइन से हट के मैं बोल दूं, एक बचपन में खास के हमारे एज ग्रुप के हमारे बंधु बांधव हैं, जरूर ध्यान होगा, एक पढ़ा जाता था अट्टागे पट्टागे बउआ के 7 गो बेटा गे। तो 7 बेटा का मतलब होता है कि एक बहुत सप्तर्षि ऋषि के समान जो है तेज उस परिवार में। और ये सब है। इसके बाद ये तो नाम हुए। इस बहुत रोचक लगेगा जो सुन रहे हैं, जिनके पास समय है, थोड़े कंप्यूटर से, थोड़े टीवी से हटके, थोड़े अपने मोबाइल से हटके इस पे समय दे दें। तो चलिए मैं अब इसको मैं रोकता हूं और मैं अब डिस्कशन शुरू करने के पहले समय देखना चाहता हूं। अब आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तैयार नहीं भी हैं तो मेरी तैयारी है, मैं एक एक करके इस पर चर्चा करूंगा और किस रूप में हमारे खानदान का, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल का, वंश का इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है। हम में से हर एक को गर्व करने का अवसर है और उस गर्व करने के अवसर को हम लोग खो न दें, बेकार की बातों में उसको गवा न दें। ठीक है, अपने वर्तमान जीवन की व्यस्तता में हम लोग जरूर रहें, अपनी रोजी रोटी, अपने कैरियर को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ें, लेकिन इस पर थोड़ा इसको भी सम्मिलित कर लेंगे तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। इतना मेरा विश्वास है, मैंने देखा है। और आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। यदि उस विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो इस दुनिया में जो कहावत जो सुनते आए हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। और ये भी कहते हैं कि यहाँ तक कि इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो कि असंभव होता है, असंभव वो भी कहता है आओ मैं संभव हूं। आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो हम आप क्या सोच सकते हैं? यदि इम्पॉसिबल के लिए भी हर चीज संभव है तो हमारे लिए क्यों कोई चीज इम्पॉसिबल होगा? हमें वो एनर्जी पैदा होगी, हमें वो क्षमता है, अपने पूर्वजों का वो दिव्य ज्योति हमें जागृत करने की जरूरत है। उसको हम लोग, बुझी हुई ज्योति नहीं है, वो ज्योति जल रही है, उस ज्योति को जगाने की इच्छा होनी चाहिए। थोड़े से टीवी, वर्तमान समय के मोबाइल में जो डेविएशन होता है, अनावश्यक रूप से किसी का वीडियो क्लिप्स, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई अश्लील, कोई भद्दा, कोई हमारे बेसिर पैर की जिसका कोई हमसे वास्ता नहीं है, वो सब भी हम लोग देखते रहते हैं, अपना समय गवाते हैं, सोते हैं, दिनचर्या खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, मन मस्तिष्क भी खराब होता है और बैठ के अपने पूर्वजों को गाली देने का भी हम लोग काम करते रहते हैं अनजाने में। तो अब मैं आपकी तैयारी को देखना चाह रहा हूं। आप यदि तैयार हैं तो मैं अगले पार्ट के लिए मैं भी तैयार हो जाऊं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बंधु बांधव जितने हैं, उतना ही नहीं, हमारे बंधु बांधव ही नहीं, कोई अनजान व्यक्ति भी जो इस वीडियो को देखेंगे
ये वीडियो वो कोई मनोरंजन की वीडियो नहीं है, या सिर्फ वो कोई उपदेश युक्त किसी धर्म के लिए किसी उपदेश देने के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो है जो आपने अपने आप को पहचाना है, उसका रिकॉर्डेड वर्डिंग, एक एक चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास, और उसको संरक्षित सुरक्षित रखने की जरूरत हमें है। इन इन बातों पर हम लोग जरूर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें बहुत हमें रोचक लगेगा और अगले के लिए हम लोग तैयार हो जाए। धन्यवाद। और अगला पार्ट की हम तैयारी में मैं भी जुड़ जाता हूं, और मैं आज ही इसी के साथ मैं थक नहीं रहा हूं, मुझे एक नई ऊर्जा मिल रही है। मुझे ये विश्वास पता नहीं क्यों हो रहा है कि आप निश्चित रूप से इसको सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं, आप सुनेंगे और आप अपना समय जरूर ही निकालें, इसको देखें। मैं ये नहीं कहता हूं इसको सब्सक्राइब करें या इसको शेयर करें, इस पे कमेंट दें, कोई जरूरत नहीं है। कमेंट अपने आप से ही पूछें, अपने आप को देखें, जानें, और जानने के बाद फिर उस पे आगे भी आपकी जो अंदर में जो इच्छा जग रही है, कुछ इंस्पिरेशन आपको महसूस हो रहा होगा, उसको भी आप शेयर करें। धन्यवाद।